केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस इंदौर की जिसे मोहन सरकार ने पोस्टर पर नंबर 1 बना दिया, लेकिन जमीन पर स्वच्छ सिटी का सिस्टम सड़ता रहा। स्वच्छता का ढिंडोरा पीटने वाले शहर में हजारों लोग दूषित पानी से बीमार हो गए। 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मोहन सरकार के सरकारी सिस्टम का स्वीट पॉइजन आम लोगों के शरीर में फैलता रहा, क्योंकि सरकारी दफ्तरों तक शिकायतें पहुंचती रहीं। पानी गंदा आ रहा है, बदबू है। बताया गया किसी का पेट खराब हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, लेकिन मोहन सरकार का सिस्टम कान में रुई डाले सन्नाटे में सब कुछ सिर्फ देखता रहा। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जल आपूर्ति विभाग, सबको खबर थी, लेकिन किसी ने भी दूषित सप्लाई सुधारने की जहमत या रोकने की जहमत नहीं उठाई। लोग वही पानी पीते रहे और मरते रहे। और जब लाशों की संख्या बढ़ी तब जाकर फाइलें खुली, ऑफिसर सस्पेंड हुए और जांच की लीपापोती वाला खेल शुरू हुआ। ये वही पुरानी स्क्रिप्ट है कि पहले लापरवाही कर दी जाए, फिर खानापूर्ति की बात हो और आखिर में दिखावटी कार्रवाई का पूरा ढिंडोरा पीटा जाए। आज प्रहार में हम एमपी सरकार से सवाल पूछेंगे कि क्या उनकी सरकार में सिस्टम तभी जागता है जब लोग मर जाते हैं। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरी खबर उस ईरान की है जहां सत्ता के खिलाफ शोर चरम पर है। हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। राजधानी तेहरान से उठी चिंगारी अब कई बड़े शहरों तक फैल चुकी है। जेन जी सड़कों पर है। महिलाएं खुलकर सत्ता को चुनौती दे रही हैं और सीधे सीधे देश के जो सर्वोच्च नेतृत्व है उनके खिलाफ आवाज बुलंद है। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस और सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई पर उतर आए, लेकिन इसके बावजूद भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बगावत यूं ही नहीं शुरू हुई। दरअसल ईरान में आम आदमी की जिंदगी आर्थिक तबाही के नीचे दब चुकी है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं और नौजवानों के पास ना तो नौकरी है ना भविष्य की उम्मीद बची है। सरकार का फोकस बाहर की लड़ाइयों पर रहा और अंदर जनता देश में पिसती रही। नतीजा ये हुआ कि गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है और ये एक तरह से ईरान के कट्टरपंथी ढांचे के खिलाफ सीधी चुनौती भी है। तो क्या कट्टर शासन के खिलाफ ये गुस्सा किसी बड़े सत्ता उलटफेर की शुरुआत है? इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी खबर भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सरहद पार उठी इस आग को लेकर गुस्सा सड़कों पर दिखा और अब वही आक्रोश क्रिकेट के मैदान तक भी पहुंच गया है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ दिसंबर में ही बांग्लादेश में 12 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है। और इन तस्वीरों के बीच भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के ऑक्शन में शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बड़ा दांव खेल दिया। सवाल उठ रहे हैं कि जब सरहद पार हालात इतने संवेदनशील हैं, फिर इन बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का आईपीएल में क्या काम है? धार्मिक मंचों से भी कड़ा संदेश आ रहा है। पूरी जानकारी इस खबर पर भी देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात इंदौर की करने जा रहे हैं, जहां मौतों के बाद सिस्टम सो कॉल्ड एक्शन मोड में आ चुका है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे आज उस खबर के साथ जो स्वच्छता के लिए मशहूर इंदौर के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है। और इस शहर को कलंकित करने के जितने किरदार एक एक चेहरा आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबर और वो तस्वीर जिसे आज पूरे देश को देखना चाहिए। ये तस्वीर देखना आपके लिए जरूरी है। भारत को आजाद हुए आज 78 साल 4 महीने और 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद देश की राजधानी दिल्ली से करीब 850 किलोमीटर दूर 12 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि सिस्टम सही से काम नहीं करता और शौचालय से निकलने वाला गंदा पानी, प्रदूषित पानी उनकी मजबूरी बन जाता है, जिसे वो पीते हैं और मरते हैं। पूरे देश को आज देखना चाहिए कि कैसे फाइलों में गुलाबी आंकड़े लेकर घूमने वाली सरकारों का सच क्या है। ये आज देश की सबसे बड़ी खबर है कि 15 दिन से भागीरथपुरा के लोग टॉयलेट वाला गंदा पानी पीने को मजबूर थे और इस मजबूरी से उनकी मौत हो गई। सोचिए कितनी बड़ी यह लापरवाही है।
और आपको ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इसे गौर से देखिएगा। आज ये बच्ची अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी है, लेकिन आज अगर ये जिंदा होती तो सवाल पूछती कि महज 5 महीने की उम्र में सरकार इसके लिए इतना इंतजाम नहीं कर सकी कि वो साफ पानी पी सके। अगर ये बच्ची जिंदा होती तो सरकार से सवाल पूछती कि इसकी जान लेने का अधिकार सिस्टम को किसने दिया। अगर ये बच्ची आज जिंदा होती तो सिस्टम से सवाल पूछती कि क्या इस तरह से हम विकसित भारत की कल्पना करने निकले, इस तरह से। लेकिन सिस्टम को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्ची सवाल पूछने के लिए अब जिंदा ही नहीं। 10 साल के इंतजार के बाद जिस घर में इस बच्ची ने जन्म लिया, सिस्टम ने 5 महीने में इसकी जान ले ली। लेकिन शर्मिंदगी के पीछे अपना चेहरा छिपाने वालों से हम तो सवाल पूछेंगे। 12 जिंदगियों को दूषित पानी पिलाने वालों की पहचान परेड तो करवाई जाएगी। और अब आप इन सभी नामों को ध्यान से सुनिए, जिनकी लापरवाही से इंदौर में मौत का मातम फैला हुआ है। सबसे पहला नाम दिलीप यादव, निगम आयुक्त हैं ये। गंदे पानी की शिकायतें इनके पास आती रहीं, मिलती रहीं, लेकिन इन्होंने अनदेखा किया। पाइपलाइन की टेंडर प्रक्रिया पर नजर इन्होंने नहीं रखी। दूसरा नाम रोहित सिसोनिया, अपर आयुक्त हैं। अगस्त में टेंडर हुए थे, उन्होंने इसे रोक कर रखा। शिकायतों की अनदेखी इन्होंने भी जमकर की। तीसरा नाम कमल वाघेला, पार्षद हैं। 4 महीने तक क्षेत्र की परेशानी पर त्वरित निर्णय इन्होंने नहीं लिया। 4 महीने से शिकायत मिल रही थी। पुष्यमित्र भार्गव, ये अगला नाम है, महापौर हैं। पार्षद की लगातार शिकायतों पर इन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया। आंखें बंद किए, कान बंद किए बैठे रहे। अगला नाम है बबलू शर्मा, जल कार्य प्रभारी हैं। ये लगातार दूषित पानी सप्लाई होने के बावजूद इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि पानी कैसा जा रहा है, लोगों की जान जा रही, बीमार हो रहे हैं। अगला नाम देखिए, संजीव श्रीवास्तव, प्रभारी हैं ये गंदे पानी की शिकायतों पर उसे अनसुना करते रहे, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब लीकेज खोजने निकले, जब घटनाएं हो गई, लोग मर रहे हैं। अगला नाम लिस्ट में है शुभम श्रीवास्तव का, उपयंत्री हैं। दूषित जल का निराकरण करना इनका काम है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अगला नाम किसका? योगेश जोशी, सहायक यंत्री हैं। इंदौर में 311 हेल्पलाइंस पर आने वाली जो जल शिकायतों के अनुसार लीकेज की मरम्मत करना इनका काम था, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इतने अधिकारी हैं, इतने अधिकारी, जिनमें से अगर एक ने भी जिम्मेदारी समझी होती तो ना वो बच्ची मरी होती, ना 12 लोगों की जान गई। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से सिर्फ भागे नहीं, बल्कि उन्होंने जनता का मजाक भी बनाया। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, जब भागीरथपुरा के लोग गंदा पानी पीकर अपनी जान दे रहे थे, तब इसी इलाके के पार्षद कमल वाघेला झूला झूल रहे थे। शिकायतें मिल रही थी, लेकिन वो बिजी थे। वहीं जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा एक पार्टी में खाना परोस रहे थे। ये वो जनप्रतिनिधि हैं जिन पर जनता विश्वास करती है कि आपके दुख दर्द में आपकी सहायता करेंगे, लेकिन यहाँ तो उलट है। दुख दर्द देने वाले यही हैं और मदद करना ये अपना काम नहीं समझते हैं। और यही वजह है कि आज आपने ही विधानसभा क्षेत्र में विधायक कैलाश विजयवर्गीय को इस बात का भी कंफ्यूजन है कि उनके इलाके में दूषित पानी पीने से कितने लोगों की मौत हुई, उन्हें पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूं, मुझे लगता है कि मरने वालों का आंकड़ा 4 है। आप बयान सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, उनको यही नहीं पता है। लोगों की जाने जा रही, आंकड़े नहीं पता साहब को। सुनिए आप। सर, डेथ का आंकड़ा अभी तक क्या है? वही मैं अभी कन्फ्यूज़न में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है। हम देख लेंगे, यदि डायरिया से हुई होगी तो उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुसार राशि दी जाएगी। तो देखिए, पहले तो इनको कंफ्यूजन था, और मजे की बात यह है कि जब इतनी गंभीर बात पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आपको आंकड़े नहीं पता, लेकिन आपको चाय नाश्ता करने की पूरी व्यवस्था पता है। कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुन लिया, एक तरफ लोग मर रहे हैं बद इंतजामी, वहां चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था है। ये कोई पार्टी करने आए थे क्या? मतलब इसे क्या समझे? ये किस तरह का रवैया है? आंकड़े आपको सही पता नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाते हैं फौरी जानकारी पर। आपको अपने क्षेत्र का क्या पता है? सिर्फ चाय नाश्ते की व्यवस्था पता है। अधिकारी उसमें एकदम देखिए त्वरित तैयार है कि चाय नाश्ता आ गया एकदम टेबल पे, लेकिन अधिकारियों को ये नहीं पता कि जनता को किस बात की परेशानी है।
ये व्यवस्था अधिकारियों ने ही करवाई होगी ना मंत्री जी के लिए। तो सवाल यही है कि ये क्या मतलब जनता की सेवा के लिए आते हैं कुर्सी पर या अपनी अपनी व्यवस्था बनाने के लिए आते हैं। मीटिंग में देखिए कैसे चाय नाश्ता चला है। इनको सोचना चाहिए था। इस तरह की स्थिति में भी जलपान चल रहा है, आंकड़ों को लेकर कोई जानकारी नहीं, कार्रवाई के नाम पर कहा जा रहा है अब होगी कार्रवाई जब मौतें हो गई। और देखिए इंदौर में घटना को लेकर लोगों के मन में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये तो एक हादसा है, कोई मर्डर नहीं है, इस पर इतना हंगामा किया जा रहा है। लेकिन ये बात कहने वालों का कंफ्यूजन भी आज हम दूर कर देते हैं। जरा समझिए हादसा क्या होता है। एक अनपेक्षित और अनियोजित घटना होती जो अचानक हो जाए, लेकिन हत्या एक आपराधिक कृत्य है। हादसा बिना किसी मानवीय इरादे या साजिश के होता है, वहीं हत्या में एक व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कृत्य करता है जिससे हत्या हो जाती है। किसी हादसे को कानून में दुर्घटना माना जाता है, तो वहीं एक मर्डर में कानून के तहत इसकी विवेचना होती है। हादसे में आपराधिक इरादा नहीं होता, तो वहीं हत्या में इरादतन और गैर इरादतन दोनों मामले होते हैं। अब आप ये इरादतन और गैर इरादतन को इसी से जोड़ लीजिए, क्योंकि इस मामले में हो सकता है कि अधिकारियों को लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, गैर इरादतन हो, लेकिन हत्या हुई है। उन लोगों की हत्या हुई है जिन्होंने वो पानी पिया और किसी ने सुना नहीं है शिकायतों के बाद। अब आप पूरी बात को समझिए, यह हादसा नहीं है बल्कि गैर इरादतन हत्या का पूरा मामला बनता है, जहां जिम्मेदारों की लापरवाही ने लोगों की जान ले ली है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। उन्हें इस बात की गलतफहमी हो चुकी है कि आम जनता उनका क्या ही कर सकती है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और घटना वाले क्षेत्र से विधायक कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि जो बीमार है उनका मुफ्त इलाज हो रहा है। परेशानी क्या, मतलब मुफ्त इलाज दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया। सुनिए आप जरा। देखिए डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। कल से पेशेंट्स आने की संख्या कम हुई है। अभी तक कल से रात भर में अभी तक 60 पेशेंट आए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा को प्राथमिक इलाज करवाकर उनको वापस कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि मुफ्त इलाज तो हो रहा है, फिर हंगामा क्यों? लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि कैलाश विजयवर्गीय की यह बात भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि पीड़ित लोगों का कहना है कि अस्पताल में मुफ्त इलाज नहीं बल्कि भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं। इस तरह का आरोप जो पीड़ित है वो खुद लगा रहे हैं। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता जरा। 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी मेरे। आपके भी भरते था कोई? अच्छा, साथ में ही थे, हमारी भाभी थे, वो भाभी थे। छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। कह रहे थे कि इलाज चलेगा अभी आपका लंबा, और जब सरकार ने की कि फ्री इलाज होगा तो उन्होंने छुट्टी भी कर दी, हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी कर दी। जांच वाच कुछ भी नहीं सुना आपने। जो पीड़ित है कह रहे हैं कि पहले 50,000 भरवाए तब जाकर तो इलाज शुरू हुआ। कैलाश विजयवर्गीय के दावों का ये लाइव फैक्ट चेक है। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के अंदर चलने वाले टीवी का वॉल्यूम अब आज ना बढ़ा देना चाहिए और सुनना चाहिए कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय जमीन पर अपना काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री मोहन यादव को ये तस्वीरें लाइव देखनी चाहिए, जहां जनता नेता के चरणों में है और नेता सोफे पर विराजमान है। यही है जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। सवाल तो यही है, सोफे पर बैठे हुए हैं, जनता चरणों में बैठी हुई है। इतना रसूख, ये जो रसूख मिला है ये जनता की वजह से मिला है, उसे दरकिनार इस तरह से करना ठीक नहीं। कैलाश विजयवर्गीय हमेशा से ऐसे गंभीर मामलों पर हल्की बातें करते रहे। 2 घटनाएं हम आपको बताते हैं जो इसी तरह की रही। पहली घटना जब ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से अक्टूबर 2025 में छेड़छाड़ की घटना हुई थी, और तब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि ये खिलाड़ियों के लिए भी एक सबक है कि उन्हें स्थानीय प्रशासन को सूचित किए बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब उसे बहुत वो एक तरह से जस्टिफाई कर रहे थे कि सूचित किए बिना बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब सूचित किए बिना बाहर जाएंगे तो उनके साथ बदतमीजी हो जाएगी। दूसरी घटना साल 2021 में बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई और इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आजादी की लड़ाई में भी लोगों ने बलिदान दिया था, बंगाल में भी प्रजातंत्र बचाने के लिए बलिदान लोगों को ही देना पड़ेगा। अरे आप दे दीजिए बलिदान,
लोगों से क्यों मांगते रहते हैं बलिदान? ये नेता यही करते हैं। अगर नेता सोचते हैं कि जनता की अवहेलना करते रहेंगे तो वो किसी धोखे में ना रहें, क्योंकि जनता जब जवाब मांगने पर उतरती है तो भारी पड़ता है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ कैलाश विजयवर्गीय जब लोगों के बीच पहुंचे तो महिलाओं उन्होंने किस तरह से घेर लिया, किस तरह से उनसे सवाल पूछे गए हैं, आप जरा देखिए। देखिए, आज इंदौर की जनता खौफ में है, डर बना हुआ है। ये पानी वाला वायरस जो किसी चीन जैसे देश या प्रयोगशाला से नहीं आया, बल्कि इसे सिस्टम की लापरवाही ने पैदा किया, जिसकी जद में आज इंदौर की जनता आ चुकी है। दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा थोड़ा। ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज बुखार आया, उल्टी हुई उसको और वही घर पे हो गया। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। ये दादाजी ये नानी है, कई मन्नतें करी, बेड रेस्ट चला था पूरा 2 महीने में। दिन से पानी खराब आ रहा है इधर। हाँ। तो पानी पीते हैं तो कड़वापन आता है, गले में कड़वापन लगता है पानी। शिकायत कभी की आपने? इसकी शिकायत सर हमारे घर से तो नहीं हुई, लेकिन हाँ मोहल्ले से हुई है। 311 ऐप पे हाँ। जो काफ़ी कंप्लेंटें हुई थी इसकी। हाँ, लेकिन ऐप पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इस पे कोई ध्यान दिया नहीं गया था। अगर ध्यान दिया जाता तो ये जो अभी इतना त्राही हो रहा है ये होता नहीं। तो अपने यहाँ बोरिंग कराया, अभी उसी से चल रहा है काम। हाँ हाँ। बाकी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मोहन सरकार से पूछा नहीं आपने? मोहन सरकार से क्या पूछे अपन? मोहन सरकार के पास तो जा ही नहीं सकते, पार्षद साहब के पास जा सकते हैं। हाँ। और वो सुनते नहीं है। नहीं सुनते हैं। हाँ। आप बीमार थे? हाँ। कब से बीमार थे? अभी 2-3 दिन पहले से। तो आपने वही पानी पिया था? हाँ। कोई दूसरा पानी नहीं आता ना, हम सभी पी रहे थे। अब मतलब उनको क्या, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी पहले, बहुत पहले, तो वो तो ठीक हो गए थे। मतलब अच्छे से रहते थे। अब किसी का शरीर सबका एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। इस वजह से मतलब उन्हीं को, क्योंकि रात भर अगर वो 2 दिन भी बीमार रहते तो हमको लगता कि चलो बीमार थे वो, पर रात भर भी बीमार नहीं थे। बस 2 दस्त और 2 उल्टी हुई थी उनको बस। और हम अस्पताल ले जाने का भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, विवेक उनका रुख कर रहे हैं। विवेक, आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, आपने पूछा सवाल कि आप मनमोहन जी के पास, माफ कीजिएगा, मोहन सरकार के पास आप नहीं गए, लेकिन यहाँ तो जो पार्षद हैं, जो महापौर हैं, उपयंत्री हैं, सहायक हैं, सबके पास गए, कोई सुनने वाला नहीं था। मोहन सरकार कर क्या रही है? बस इंदौर को स्वच्छ शहर बना दिया, जनता जाए कहीं भी उसको मौत होती रहे, कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है। और ये स्थिति जो है, इस भागीरथ, नाम तो बहुत खूबसूरत है, जैसे ही भगीरथ प्रयास का जो एक जो कहानी आती है सामने, जो चली आ रही है कि गंगा को उतारा गया था, लेकिन यहाँ इस जो कॉलोनी का जो नाम रखा गया वो अब सीधे उसका पर्याय नजर आता है। यहाँ पर आप देखिए, अब सीधे नीचे ही दिखाते हैं आपको, ये ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का। और 1-2 नहीं, कई चैम्बर्स यहाँ पर बने हुए हैं। जिधर जाइए यहाँ से लेकर वहाँ तक चैम्बर तक बने हुए हैं। और ये चैम्बर यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, ये घर के पीछे बन सकता था। और इसके ठीक सटे यहाँ पर आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये है, देखिए ये वो पानी है। और हम लोग इतनी ऊंचाई पर, तकरीबन 4 से 5 फीट ऊपर हम हैं, और अभी भी पानी मटमैला है, बदबूदार है। और लोगों ने आज इसका इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि लोग बोरिंग के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी तरीके से। किसी के यहाँ अगर बोरिंग है तो वहां का इस्तेमाल कर रहे हैं। कब से ये पानी आपका चैम्बर आपने साफ करवाया? ये फिर सुबह से सुबह करिए साफ है टंकी। सुबह आपने टंकी साफ की है? ये साफ टंकी है? साफ टंकी है, फिर गंदा पानी आ गया उसके अंदर। तो ये आ कहां से रहा है फिर? अब ये नल में से आएगा ना। वो तो कह रहे हैं कि वहां पर हम पाइपलाइन ठीक कर रहे हैं। अब तो फिर पानी कहां से आएगा गंदा? हम डालेंगे गंदा पानी क्या उसके अंदर? क्या ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बदबू है साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। और 1-2 नहीं, सभी घर के बाहर एक और आगे चैम्बर है, हम चलते हैं और वहाँ हम दिखाते हैं। जो काम आप कर रहे हैं ना, जो काम आप कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं लोगों के बीच, ये कैलाश विजयवर्गीय को करना चाहिए। पहुंचे, उनका क्षेत्र है, जो टेबल पर चाय नाश्ता कर रहे हैं, जरा ये पानी रखना चाहिए उनकी टेबल पर। बिल्कुल ये पानी रखना चाहिए था। ये पानी बिल्कुल आपने कहा अनकट देखिए, और इस पानी को जरा देखिए, हम हाथ में उठाते हैं। इस पानी को मैंने उठाया और देखिए इतनी दूर से ये पूरी तरह से स्मेल कर रहा है पानी। ये पीने लायक नहीं है। और हमने इससे पहले भी बताया कि जब पानी आपके हाथ से यूं झड़ जाता है, आप उसे
महसूस कीजिए कि ये चिपचिपा है, इसमें गंदगी है। लोग अब तक इस पानी को गर्म करके साफ करते नजर आ रहे थे। यही कर रहे थे ना आप लोग? कैसे इस्तेमाल कर रहे थे? ऐसे ही कर रहे हैं सर। पहले गर्म करके वो पहले गंदा पानी बहुत आ रही है, फिर जरा साफ आ रही है, बहुत दिन से ऐसा चल रहा। तो अब लोग हम गर्म करके पी रहे हैं। मौत के बाद सरकार जागी है। हम गर्म करते हैं उसको, फिटकड़ी डालते हैं, ऐसे नहाते हैं उसको। बहुत गंदा बदबू आती है उसके, गर्म करने के बाद भी बदबू आती है उसमें। आज कैसे काम चला? ऐसे ही चला, जो गंदा पानी गर्म करके पिया हमने। और मेन बात ये है कि बोरिंग भी नहीं है, पानी अगर नहीं मिले तो हम खरीद के लाते हैं। खरीद के लाते हैं? यहाँ टैंकर भी नहीं आता है और ना पहुँचाते हैं। दूसरे के यहाँ से हम लाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि आपके पार्षद को बोलो तो बोरिंग करवाएगा। हमने पार्षद कहाँ है आपका? पार्षद कमल बागेला। हाँ, आपका हाथ कैसे टूटा? हाथ में उल्टी दस्त लगे, वो चक्कर आए, मोरी में गिर गई। विवेक जरा पूछिए कि अब तो देखिए मौतें हो गई, अब क्या पानी के टैंकर भिजवा रहे हैं या अर्ध निद्रा में है अभी भी? अभी आंकड़े उनको नहीं पता थे, अभी भी अर्ध निद्रा में है क्या कैलाश विजयवर्गीय, उनके पार्षद, उनके तमाम नेता? एक सवाल है कि इतनी मौत के बाद भी सरकार जागी है कि नहीं? कोई टैंकर की व्यवस्था की गई है? कुछ भी नहीं आया, आया ही नहीं है पानी, आया नहीं आता सर, नहीं आता। हम लोग परेशान हैं। अब बोरिंग का भी नहीं आता, उधर ही उधर खाली हो जाता है। मेन रोड पे उधर वो लगे है, वो वहाँ आ गया था टैंकर उधर राम मंदिर के उधर, बहुत। हाँ उधर। तो कितने दूर पर है यहाँ से? दूर है बहुत दूर है। तो इसका क्या मतलब है फिर सप्लाई वाटर का? तो अब वहीं से भर के लाओ, वहाँ से भर के लेके आओ, उन्हें बोल जाओ वहाँ से भर के लेके आ जाओ आप। इधर क्या यहाँ कुछ नहीं देंगे? नहीं, यहाँ कुछ नहीं देंगे। तो मतलब हर घर नल का जल नहीं मिलेगा? नहीं, और मिलेगा तो ऐसा ही मिलेगा। हाँ। और ऐसे ही पीना पड़ेगा। और क्या, पियो मरो। तो ये कहा जा रहा है कि कोई विकल्प नहीं है, इनके पास कोई साधन नहीं है। विवेक, और देखिए जो आप बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि बहुत दूर है टैंकर। ये कैसी व्यवस्था है? यानी रिपोर्ट मांगी, कह दिया गया कार्रवाई होगी, सस्पेंशन होगा, मतलब पेपर में काम चल रहा है, लोगों के लिए कोई काम नहीं चल रहा। क्योंकि आप बता रहे हैं सच्चाई, मोहन सरकार को देखना चाहिए आज ये सच्चाई है। विवेक पूछिए आप। बिल्कुल सच्चाई को जानना चाहिए मोहन सरकार के लिए। आपने कहा ना कि बिल्कुल अनकट देखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सीएमओ में देखा जा रहा था, रिपब्लिक भारत को देखा जा रहा है, यहाँ के लोग भी देख रहे हैं। लेकिन कई तरह के सवाल हैं, हम दाहिने या बाएं जिस तरफ मुड़ जाएं वहां सिर्फ सवाल ही सवाल है। सवाल है कि आखिर इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये साफ है, यही लाइन है ना। एक बार उनके घर पे गए तो बोले टंकी पे जाओ। शिकायत करना हो तो टंकी पे जाओ, और टंकी पे आओ शिकायत करना हो तो। वहाँ नहीं हो रही, वहाँ पे बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। हम जाते हैं, मना कर देते, हाँ हो जाएगा काम, हाँ हो जाएगा, और काम होता नहीं है जी। वो उनके यहाँ जाते तो वो बोलते हैं, घर टंकी पे जाते हैं तो बोलते हैं उधर जाओ, हमारे घर पे जाओ। और घर पे जाते तो बोले टंकी पे जाओ। कुछ सुनाई नहीं होती हमारी, कोई सुनवाई नहीं होती है। कैलाश विजयवर्गीय आए थे? नहीं, यहाँ अभी कोई नहीं आए ना, वो भी नहीं आए, रमेश बागेला भी जाए। विजयवर्गीय आएंगे पर हमारे इधर कोई नहीं आए। जी बोलिए। सुबह आए थे, आके चले गए उधर के उधर ही। ये तो अंदर आप लोगों ने नहीं घुसने दिया, उन्हें दिखाया नहीं? देखा ही नहीं उनने, देखा ही नहीं उनने। और उनने मना कर दिया कि इधर नहीं हुआ, उधर के उधर ही निकल गए वो। जी क्या बोली? चेक दिया उनको और वहीं से निकल गए। मतलब कि जिनके यहाँ मौतें हुई हैं उनको चेक दिया, उसके बाद उधर से चले गए। ये नहीं देखा कि यहाँ समस्या क्या है। लोग गवाही दे रहे हैं, लोग सीधी गवाही दे रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय आए ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय उस इलाके में पहुंचे ही नहीं, जनता से पूछा ही नहीं कि कैसा पानी पी रहे हैं, टैंकर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जब कैलाश विजयवर्गीय से आंकड़े पूछे जाते हैं तब यही कैलाश विजयवर्गीय कंफ्यूज दिखते हैं, क्योंकि जमीन पर क्या है वो उससे बेखबर हैं, बिल्कुल बेखबर है। चाय नाश्ते का इंतजाम हो जाता है टेबल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले उन्हें यह तक नहीं पता होता कि कितनी मौतें हुई हैं। ये असंवेदनशीलता की जो है ना, एक तरह से हद पार है विवेक, ये कहा जाए। बिल्कुल पराकाष्ठा है, ये संवेदनशील हो नहीं सकती सरकार। क्योंकि यहां पर आप देखिए, बहुत आशा थी। मोहन सरकार जब आई थी तो कई वादे किए गए थे। आपने कहा कि वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन वोट के बाद कोई सोच पैदा आप लोगों के लिए नहीं होती। सही बात है, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। आज आलन फालन में गली साफ करी, वो भी ऊपर से कर दी, ऊपर से कर दी नाम के लिए। बस पन्नी बीन ली, बोले हमारा काम नहीं है, पन्नी बीनने का काम है, पन्नी बीन ली। इस कॉलोनी में जब पानी आता होगा तो ये तो आपकी टंकी में भी जाता होगा। क्यों नहीं, टंकी में ही वो तो टंकी में घर भर जाते हैं, घर मकानों के अंदर पानी घुस जाता है। अब लेवल हम जरा दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जरा दिखाइए लेवल। ये लेवल है, ये चैम्बर है, देखिए नाले का पानी जा रहा है। लोगों की मांग थी कि जहां से पीने का पानी जाए वहां से गंदा पानी ना जाए। उम्मीद करेंगे कि अगर मोहन यादव टीवी देख रहे हैं तो देखें, कैलाश विजयवर्गीय टीवी देख रहे हैं तो देखें जरा क्या सच्चाई, और पहुंचे
पहुंचे, कम से कम अब तो पहुंचे जब इतने लोगों की मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और पूरी तस्वीर दिखाने के लिए, बतवाने के लिए कि कैसे अभी भी लोग परेशान हैं। और देखिए, पता है ये दिक्कत क्यों आती है, ये जो नेता है इनका दम्भ क्यों इतना ज्यादा होता है, इनके अंदर रुआब इतना क्यों आ जाता है, क्योंकि हम और आप, हम जो आम लोग हैं, हम बड़ी छोटी याददाश्त रखते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं घटनाओं को, आगे बढ़ जाते हैं। आपको याद है छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। कफ सिरप की वजह से बच्चों को किडनी में इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तब भी यही हुआ था कि जांच हुई, बात हुई, कहा गया कि रिपोर्ट ली जाएगी, हम भूल गए उस बात को और फिर एक घटना सामने आ गई। ये छोटी याददाश्त की वजह से इन नेताओं का मन बढ़ता है। याद रखिएगा इस घटना को, और यही वजह है कि अब इस पर सियासतदानों ने सियासत भी तेज कर दी, सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ इस तरह के पोस्टर लगा रही है, आप देखिए। उनका कहना है कि बीजेपी के कमल छाप पानी ने इंदौर की जनता को लूटा है। आप देखिए ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, लिखा हुआ है इसमें कि यमराज कमल छाप मौत का पानी। और इस पूरे मामले को लेकर किस तरह एक दूसरे पर आरोपों की बरसात की जा रही है, बयान आपको सुनवा रहे हैं। इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटना और का नहीं हो, इसका हम प्रयास करेंगे। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या, गैर इरादतन हत्या का। ये शहर तो वो है इंदौर जहाँ पर कई बार अवार्ड मिला है वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि माँ गंगा को साफ करेंगे। आज अगर माँ गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। सरकारें जब आती हैं तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करती हैं। सबसे ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, विकासशील देश है, विकसित बन जाएंगे। ऐसे कैसे बनेंगे जहां पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है, प्रदूषित पानी दिया जा रहा है, और नेताओं से जब सवाल पूछा जाए तो वो दाएं बाएं देख रहे हैं। ऐसे कैसे बनेंगे? रिपोर्ट देखिए। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। ये भागीरथपुरा है, नगरीय कल्याण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद सिस्टम को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके उलट सिस्टम नींद की गोली खाकर सो चुका है। शौचालयों का पानी जनता के दरवाजों तक पहुंचा तो चीखें बाहर आई। इंदौर, जिसे देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिला है, उसी इंदौर के अंदर भागीरथपुरा की गलियों में मौत बह रही है। यहाँ नालियों से नहीं, नलों से बीमारी फैल रही है। दूषित पानी से 12 लोग मर चुके हैं, 150 से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती हैं। ये तकरीबन 2 करोड़ रुपए का टेंडर पिछले 6 महीने पहले यहाँ पर जो है टेंडर किया गया था कि सारी जो पाइपलाइन बदली जाएगी, लेकिन पिछले 6 महीनों से इस टेंडर में जो है पारित होने के बाद में, प्रस्ताव होने के बाद भी इस टेंडर पे किसी तरह का काम नहीं किया गया। बड़ी लापरवाही इसलिए भी क्योंकि जहां से ये पानी पूरा टंकी से होते हुए जिस पाइप से गुजरता हुआ सभी भागीरथपुरा के लोगों को, रहवासियों तक पहुंचता है, वहां पर ड्रेनेज की लाइन में जो है वो लीकेज था। सड़कों पर स्वच्छता है, लेकिन पीने का पानी शौचालय से होकर गुजर रहा है। लोग बदबूदार पानी पीते रहे, बीमार होते रहे, मरते रहे, और तब जाकर झूले पर झूल रहे जिम्मेदारों को होश आया। तब जाकर पार्टी में मशगूल जिम्मेदारों के माथे से ताकत का हैंगओवर उतरा। नगर निगम की नींद तब खुली जब लाशों के नंबर बढ़ने लगे। नाम बदलने में देरी न करने वाली सरकार को अब जल्द से जल्द इंदौर नगर निगम का नया नामकरण कर इसे नरक निगम कर देना चाहिए, क्योंकि बेशर्म और बेरहम सिस्टम के कई ऐसे किरदार हैं जो अगर वक्त रहते जागे होते तो किसी के घर में आज 5 महीने की बच्ची की किलकारियां गूंज रही होती, ना कि मातम होता। और कहते हैं कि अर्थी जितनी छोटी होती है उसका भार उतना ज्यादा होता है। आज इस भार के बोझ तले वो सब लोग दबे हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। लापरवाही की हर सीमा को पार कर आज बगले झांक रहे लोग इस तथ्य पर जवाब दें कि अगस्त में नई पानी की लाइन का टेंडर जारी हो चुका था। 4 एजेंसियां कतार में थी, शिकायतें लिखित थी, लेकिन फाइल क्यों नहीं खोली गई?
और बेशर्मी की इंतहा ये कि फाइलें भी तब खुली जब चिताएं जलने लगी। अब इन चिताओं की आग पर सिस्टम फाइलें खोलकर बैठा है, टेंडर जारी किए जा रहे हैं, जांच भी बैठ गई है और कुछ अफसर सस्पेंड भी हो गए। मतलब वही हो रहा है जो हर बार होता है। लेकिन सवाल तो ये है कि सड़ चुके सिस्टम को ठीक करने के लिए कितनी और मौतों की दरकार है, क्योंकि इस सिस्टम की करतूत कितनी खौफनाक है। आप ऐसे समझिए कि पहली मौत 26 दिसंबर को हो चुकी थी, तब भी नगर निगम, पीएचई, स्वास्थ्य विभाग ने कुछ नहीं किया। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि 2024 से शिकायतें थी पर खुद कुछ नहीं करवा पाए। 4 महीने पहले टेंडर जारी हो गया, लेकिन निगम काम नहीं शुरू करवा सका। जिस पार्षद कमल वाघेला के पास इस वार्ड की जिम्मेदारी है, वो खुद बेखबर रहे। 4 महीने की शिकायतें, लगातार बीमार लोगों की सूचना, मौतें, सब होता रहा और वो अनजान बने रहे। मौत हो रही थी, सिस्टम झूले पर सवार था, माओ के रुंधे हुए गले अपने बच्चों की अर्थी उठते देख रहे थे और सिस्टम पार्टी कर रहा था। ये 21वीं सदी के भारत की वो तस्वीर है जिसे मुख्यमंत्री आवास में लाइव देखा जाना चाहिए। देखना चाहिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को कि आपके सबसे स्वच्छ शहर के माथे पर बेशर्म सिस्टम ने कैसा कलंक जड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी रिपोर्ट दिखाने के बाद उम्मीद करेंगे कम से कम पानी का टैंकर पहुंच जाए, क्योंकि हमारे सहयोगी वहां मौजूद है। हर तस्वीर हम रिपब्लिक पर दिखाते रहेंगे जब तक वहां की जनता को इंसाफ नहीं मिलता। सरकार से भी सवाल पूछते रहेंगे। तो वहीं ईरान की अब बात कर लेते हैं, जहां जनता ने विद्रोह की आग लगा दी है। ईरान में कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जनता का विद्रोह सुलग उठा है। जेन जी खामनेई के खिलाफ खड़ा हो चुका है और तेहरान की सड़कों पर अब उनका कब्जा है। जेन जी का ये प्रदर्शन अब ईरान के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुका है। महिलाओं के हक की आवाज को भी बुलंद किया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ बगावत के शोले भड़क रहे हैं। इस बगावत को समझने के लिए आपको ईरान से आ रही तस्वीरों को बेहद गौर से देखना चाहिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीते करीब 1 सप्ताह से ईरान में देखिए क्या हालत है। एक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल के दौर से ईरान गुजर रहा है। दिसंबर के अंत में तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों की हड़ताल से शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे देश में अब फैल चुका है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे खामनेई के खिलाफ सड़कों पर लोगों का हुजूम उतर आया है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस विरोध की वजह क्या है, डिटेल में इस पे भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप तस्वीरें देखिए। ईरान के कई बड़े शहरों में ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ खामनेई का विरोध कर रहे हैं, दुकानें बंद कराई जा रही हैं। लोगों में भारी गुस्सा है, जिसकी तस्वीर भी यहां हम आपको दिखा रहे हैं। जहां दुकानें बंद कराई जा रही हैं। अब ईरान के फासा शहर की ये तस्वीर देखिए, जहां प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर के दफ्तर पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। ईरान में आर्थिक संकट और गहरा गया है। सरकार ने कई प्रांतों में छुट्टी घोषित कर दी है, जिससे प्रदर्शन रुके, लेकिन लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब फासा की अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां दागी जा रही हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है। यानी जो आवाज वो बुलंद कर रहे हैं, उस आवाज को दबाने के लिए उन पर खुलेआम हमला किया जा रहा है, गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो ईरान में तख्ता पलट जैसे हालात बनते जा रहे हैं, और इस बगावत की वजह क्या है आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ईरान की करेंसी तेजी से नीचे गिर रही है, यानी 14.2 लाख ईरानी रियाल खर्च करने पर $1 जितनी वैल्यू मिलेगी। समझ रहे हैं, मुद्रा नीचे आने की वजह से महंगाई बढ़ गई है। ईरान में खाद्य पदार्थों के दाम 72%, 5-7% नहीं, 72% तक बढ़ चुके। तेहरान में दूध 65,000 रियाल प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है।
आप सोचिए इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है लोगों को 1 लीटर दूध के लिए, और ये तो सिर्फ हमने दूध का बताया, आप समझ लीजिए कि बाकी चीजें भी, राशन कितना महंगा होगा। यही वजह है कि जनता सड़क पर आ गई है। समझ रहे हैं आप, ये वही ईरान है जहां पर हर साल 3600 बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है। जनता के लिए कुछ नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है। इन सबका हाल एक ही जैसा है, चाहे ईरान हो या पाकिस्तान, पैसा या हथियार और कट्टरपंथ पर ही खर्च करते हैं, चाहे जनता भूखों मर रही हो, चाहे उनकी हालत खराब हो रही हो। ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक वजह भी है, जिसका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह कट्टरपंथी शासन को उखाड़ फेंका जाए। और इसीलिए लोग सड़कों पर कैसे लामबंद है, ये आप तस्वीर में देखिए। शासन को उखाड़ने के लिए ईरान के पूर्व शाह के वारिस रजा पहलवी पिछले तकरीबन 1 साल से खामनेई के विरोध में मुहिम चला रहे हैं। प्रदर्शन शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले पहलवी ने ईरान के लोगों के नाम पर संदेशा भेजा। और जो संदेशा उनकी तरफ से भेजा गया है उसमें क्या कहा गया है आपको बताते हैं। ईरान के सभी लोगों को उन व्यापारियों की हड़ताल का समर्थन करना चाहिए जो सरकार के ऊंचे टैक्स के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। हमें दोबारा अपनी सड़कों पर दबदबा कायम करना होगा, रजा पहलवी ये कह रहे हैं, जिससे ईरान के वर्तमान शासन और सिस्टम को बदला जा सके। रजा पहलवी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ईरान की फौज भी अपने देश के लोगों का साथ दे, तो फौज को भी उनकी तरफ से अब निमंत्रण दे दिया गया है रजा पहलवी की तरफ से कि आइए और जनता का साथ दीजिए। 28 दिसंबर को पहलवी के इस संदेश के बाद ईरान का क्या हाल हो गया आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान कैसे सुलग उठा है आप इस तस्वीर में देखिए। आग की लपटें भड़क उठी हैं, सड़कों पर आगजनी की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। और रजा पहलवी जो कह रहे थे वो लोग अब करने पर उतारू हो गए, और क्या पता आर्मी भी साथ आ जाए। ईरान के शहर हमादान की आपको अगली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, आप यहाँ गौर से देखिए। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ भी जमकर तबाही मचाई और अज़दाबाद की एक इमारत को आग के हवाले कर दिया। ये हालात है इस वक्त ईरान में अलग अलग जगहों पर। इसी तरह हिंसा एक तरह से भड़की हुई है। ईरान में भड़की हिंसा की तस्वीरें आपने देखी। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि अब ये हिंसा एक शहर तक सीमित नहीं है। ये खामनेई के तख्ता पलट की तैयारी जैसा लगता है। इस वक्त खामनेई को 2 विरोधियों की चेतावनी मिल रही है। पहले है रजा पहलवी और दूसरा है इजराइल। दोनों ही खामनेई के जान के दुश्मन बने हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर, और उसका नतीजा ईरान की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब रजा शाह पहलवी हैं कौन, आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, जिनके संदेश के बाद इस तरह की तस्वीरें आई हैं ईरान से। नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान के संस्थापक हैं रजा पहलवी। ये एक निर्वासित ईरानी विपक्षी संगठन है। रजा ईरान में एक आज़ाद रेफरेंडम की मांग कर रहे हैं, आज़ादी चाहते हैं, जिससे लोगों को सरकार चुनने की आज़ादी मिले, डेमोक्रेसी मिले, इसकी वो वकालत करते हैं। ईरान में आंदोलन तेज होता जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। लोग खुलकर शाह और पहलवी परिवार के समर्थन में अब नारे लगा रहे हैं। यह आंदोलन ईरान के कई प्रांतों में फैल चुका है। हमीदान में हालात और ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं, आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। वहीं ईरान के लिए मुश्किल और क्यों बढ़ती जा रही है, अब समझिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को सीधी चुनौती देते हुए कहा था कि अगर उसका बर्ताव नहीं सुधरता है तो परिणाम बहुत बुरे होने वाले। सुनिए। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them, but hopefully that's not happening. Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them, but hopefully. तो देखिए, खामनेई बुरी तरह फंस चुके हैं और उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब खामनेई के खिलाफ महिलाएं भी सड़क पर आ गई हैं और आजादी की मांग कर रही हैं, जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। ये बुर्का है, हिजाब उठाकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हिजाब का यहाँ विरोध किया जा रहा है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ कुछ मुस्लिम महिलाएं देखिए अपना हिजाब उतारकर फेंक रही हैं, बुर्का फेंक रही हैं।
और आजादी आजादी के नारे लगा रही कि उन्हें आजादी चाहिए हिजाब से। आप सुनिए। युवा सड़क पर आ चुके हैं, महिलाएं हवा में हिजाब बुर्का लहरा कर खामनेई का विरोध के जरिए हम आपको जरा समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, इस्लामिक कायदे कानूनों की सख्ती हद से ज्यादा हो चुकी है। ईरान का यही हाल है। ईरान की जनता इस्लामिक रिपब्लिक से अब तंग आ चुकी, त्रस्त हो चुकी है। सरकार का ध्यान सिर्फ जंग पर रहता है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि उनका भविष्य क्या होगा। डॉलर के मुकाबले रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। हमने आपको बताया ना, 14 लाख, $1 14 लाख रियाल। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। खाने के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग भूखों मरने की नौबत पर आ चुके हैं और यही वजह है कि अब विद्रोह की आग धधक चुकी है, जिसकी वजह से ईरान में अब गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। सड़कों पर पत्थरबाजी की जा रही है और ईरान की ये तस्वीरें अब आम हो चली हैं। जंग जैसे हालात होते दिख रहे हैं। आप देखिए, अब अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। देखिए आप कैसे पुलिस पर पीछे से पत्थर फेंका जा रहा है। ईरान में हालात कितने खराब हैं ये आप इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगा लीजिए। आप देखिए, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं है यहाँ के लोगों को। न पुलिस पर भरोसा है, न सत्ता पर भरोसा है, न प्रशासन पर भरोसा है। लोग कह रहे हैं कि अब हम खुद इस देश को बदलेंगे, डेमोक्रेसी चाहिए हमें। कुल मिलाकर ईरान में ऐसा लग रहा है कि खामनेई की तख्ता पलट की तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान की सत्ता अब कौन संभालने वाला है, इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ईरान में ये जेन जी की बगावत है। ये खामनेई के खिलाफ जंग का ऐलान है। कट्टरपंथ को खत्म करने का प्रण है। ये तख्ता पलट उद्घोष है। ईरान का हर युवा सड़कों पर उतर चुका है। तेहरान यूनिवर्सिटी से जो मार्च शुरू हुआ वो आंदोलन का रूप ले चुका है। ईरान के अलग अलग शहरों तक अब हिंसा की आग फैल चुकी है। तेहरान, इस्फहान, शिराज, मशहद, केरमाशाह, यज़्द, फासा, कुदश्त, हमीदान, कर्ज, खोरमाबाद, अज़दाबाद, इन सब जगहों पर खामनेई के खिलाफ नारे लग रहे हैं। तख्ता पलट की आवाज बुलंद हो रही है। सड़कों से लेकर शॉपिंग मॉल तक प्रोटेस्ट हो रहा है और युवा इसे खामनेई सरकार के खिलाफ आखिरी लड़ाई बता रहे हैं। अब इस आखिरी लड़ाई का निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पर हमारी नजर है, क्योंकि युवा तो खामनेई के विरोध में है। लेकिन भारत में बांग्लादेश बैन करने की मांग तेज हो चुकी है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा कम होने का नाम ही नहीं ले रही, जिससे हर भारतीय का खून खौल उठा है। ये गुस्सा अब सड़कों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि क्रिकेट के मैदान तक भी पहुंच चुका है, जिसे लेकर केकेआर बुरी तरह से फंस चुकी है। शाहरुख खान पर भी सवाल उठ रहे हैं। शाहरुख खान ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन में एक बांग्लादेशी गेंदबाज को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा है, जो इस सीजन का इकलौता बांग्लादेशी खिलाड़ी है, बांग्लादेशी क्रिकेटर है। और इसी बात पर देश भर में उबाल है। लोग बांग्लादेश को बॉयकॉट करने की मांग करें, कह रहे हैं कि जिस तरह से हत्याएं हो रही है उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर का भारत में क्या काम है। साधु संत हो या नेता, सब शाहरुख के विरोध में आ गए हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को देश का गद्दार बता दिया। सोम ने आरोप लगाया कि केकेआर ने आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदकर राष्ट्र विरोधी गतिविधि को बढ़ावा दिया। उन्हें सुनिए आप। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। कैसे आ सकता है वो रहमान वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। और सिर्फ नेता नहीं, साधु संत भी खुलकर शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। ये मामला इतना गंभीर हो गया है कि लोग आईपीएल को सट्टा बताने लगे हैं। साथ में बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करने की मांग तेज हो गई। सुनिए आप। ये सब वो लोग हैं जो विदेशी फंडों पे इनका काम चलता है। ये
विदेशी पैसे आते हैं, मूवियाँ बनाते हैं, गुटखे शराब का प्रचार करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र की मूवियाँ बनाते हैं। ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये भारत के शुभचिंतक नहीं है। आपने अपना नेम फेम तो उनको दे दिया है। कहते ना, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये वो वाले लोग हैं कि ये मुसलमानों के पक्ष में तो बोलेंगे, पर हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाएगा तो उनके मुंह में चूनी निकलेगी। एक टीम का मालिक है वो, हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर KKR उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। और देखिए अब ये पूरा विवाद क्या है ये आपको बता देते हैं। शाहरुख खान के निशाने पर क्यों आ गए हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा हो रही है। जब भी मैं आपको ये खबर बता रही हूँ, अभी जस्ट हमारे पास खबर आई है कि एक और मौत हुई। डिटेल्स आगे हम आपको देंगे, लेकिन हिंसा लगातार हो रही है, जिसे लेकर भारत में बांग्लादेश बायकॉट की मांग तेज हो गई है। शाहरुख ने IPL में बांग्लादेश के गेंदबाज को खरीदा है। KKR ने मुस्तफिजुर रहमान नाम है इस खिलाड़ी का, जिसे खरीदा है। मुस्तफिजुर को बाहर करने की अब मांग की जा रही है। लोगों ने KKR का बहिष्कार करने की धमकी दी है और 9 करोड़ 20 लाख में से खरीदा गया है। और बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूँ, बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हो गई। बांग्लादेश में खोकन दास की हत्या की गई है। कट्टरपंथियों ने खोकन दास की हत्या की है। खोकन दास पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले के बाद खोकन को आग के हवाले कर दिया गया। वही पैटर्न है दीपू दास की हत्या जैसे हुई थी, आपको याद होगा। पहले मौत के घाट उतारा और उसके बाद सरेआम आग लगा दी थी। और ऐसा ही एक मामला खोकन दास की हत्या का भी सामने आ रहा है। तो इतने घटनाओं के बाद तो सवाल पूछा ही जाएगा, पूछना जरूरी भी है। फिलहाल प्रहार में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।